हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल एक्सपो पे। और जहां आज हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। आप सभी लोग अगर एलएलबी फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और बीए एलएलबी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने को मिलेगा। पेपर आपका एक पेपर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपके सेमेस्टर में होगा। तो आज उसी को हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या डेफिनेशन है और इसका नेचर क्या है और इसेंशियल्स क्या हैं इसके। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसा कि आज जानते हैं कि हमारा जो लीगल एक्सपो चैनल है वो जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सेमेस्टर में एज वेल एज आपके प्रिपरेशन में जो भी लॉ सब्जेक्ट आने वाले हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहता है। ये चैनल डेडिकेटेड रहता है एंट्रेंस एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड तो हमारा चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब हिंदी में संविदा होता है और संविदा क्या कहता है, दो पार्टियों को, दो लोगों को आपस में बांधता है, बाइंड करता है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो आप क्या कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन किसका भाई, तो ऑब्लिगेशन उन दोनों पार्टियों का बनाता है या तय करता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। आप जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट कभी अकेले खुद से ही नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2% तो चाहिए ही होते हैं। 2% या पार्टीज़ या 1% और अदर साइड ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऐसे वाइस वर्सा ये चीज़ें चाहिए हमको कि कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2% रिक्वायर्ड होते हैं। अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। और ऑब्लिगेशन कैसा, वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी अपना ऑब्लिगेशन जो है या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें से कोई एक भी पार्टी अगर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, तो वो क्या होता है, उसके लिए आपको फिर फाइन या फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी झेलना पड़ता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार तय करी गई है। ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, आप देखो भाई 1872 में आया। ये 1872 कौन से टाइम का है, ये तो ब्रिटिश एरा के टाइम का है। ये आप जानते हो कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था 1947 में। तो ये कब का लॉ है भाई, तो ये ब्रिटिश के टाइम का, ब्रिटिशर्स के टाइम का ये लॉ है। और इसका पूरा नाम जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। सबसे पहले बात हमको ये जानना चाहिए कि ये जो लॉ बनाया गया, एक्ट बनाया गया, इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी पहले और क्या अब इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या ये बनाना ज़रूरी था। तो हाँ, आप जानते हो कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है या किसी भी समाज की इकोनॉमी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांजैक्शंस भी बढ़ते आते हैं। और बहुत सारे जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेन देन होता है, तो फिर बात फंसती है क्या, उसके रेगुलेशन की। और उसी रेगुलेशन के सिक्योर करने के लिए क्या बनाया गया, सही से सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो उपयोगिता है ये आपको समझ में आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। और सबसे पहले ये भी जान लीजिए आप कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लागू कब से हुआ, तो 1 सितंबर से ये लागू हुआ है। 1 सितंबर 1872 से ये पूरे इंडिया में क्या हुआ, लागू हुआ। और इसमें कितने सेक्शन आपको फ़िलहाल पढ़ने हैं, तो सेक्शन जो जनरल प्रिंसिपल है सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है। चलिए
अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो देखो भाई, इन सिंपल टर्म अगर बात करें, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अनुसार जो है वो उसका डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो किसके बीच में होता है? टू और मोर पार्टीज के बीच में। तो हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, उससे अदर ज़्यादा ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा पार्टियाज भी होती हैं, लेकिन मिनिमम तो 2 रिक्वायरमेंट है ही। तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन लीगली बाइंडिंग एक एग्रीमेंट है जो किन लोगों के बीच में होता है? जो 2 लोग या 2 से अधिक लोगों के बीच में, या 2 से अधिक पार्टी, या 2 से अधिक पार्टियों के बीच में करा जाता है। देखिए आप, इट इज़ अ प्रॉमिस। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? तो इट इज़ अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस दैट द लॉ विल इन्फोर्स। अब एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट जो है वो सेट ऑफ प्रोमिस तो है। एग्रीमेंट कैसे होता है? मान लो कि सामने वाले को, जो आपको प्रपोजल दे रहा है या ऑफर बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफरर ऑफरर बोलते हैं उसको, प्रॉमिसर भी बोलते हैं, ऑफरर भी बोलते हैं। और जिसका असेंट, जिसकी सहमति लेने के लिए तुम उसको ऑफर दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी कहते हैं या प्रॉमिसी कहते हैं, ठीक है ना। और जब दोनों पार्टी एक ही चीज़ पे तैयार हो जाती है, सेम चीज़ पे तैयार हो जाती है, तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो ऐसा हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस मिल करके क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें कंसिडरेशन भी जुड़ा होता है, और वो क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो आप कह सकते हो कि ऐसा हर एक एग्रीमेंट जो क्या होता है? एग्रीमेंट सेट ऑफ प्रोमिस होता है, और अगर वो लॉ के द्वारा एनफोर्स होता है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बाय अ बुक फ्रॉम द बुक स्टोर यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द बुक स्टोर। देखो, जब भी आप कॉपी किताब चाहे जो भी चीज़ खरीदने जाते हो दुकान पे, आप जैसे ही वो कंप्लीट करते हो परचेस, आपका क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये मत समझना आप लोग कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ रिटन ही होता है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है एज वेल एज ओरल भी हो सकता है। तो आप लोग रोज कैंटीन जाओगे, दुकान पे जाओगे, कुछ भी खरीदोगे, रोज कुछ ना कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट करते ही रहते हो। तो आप सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो। अब मान लो कि आप गए एक शॉप पे, वहाँ पे बोले कि भाई साहब मुझे एक पैकेट बिस्किट दीजिए। क्या एक पैकेट आपके पास बिस्किट है? तो आपने क्या दिया उसको? ऑफर दिया कि एक पैकेट आपके पास बिस्किट है, एक पैकेट हमको दे दीजिए। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा भाई? शॉपकीपर बोलेगा कि हाँ बिस्किट है, लीजिए, ठीक है। और ये इसको बिस्किट देगा, मतलब इसके ऑफर को इसने एक्सेप्ट करा बिस्किट दे करके, ठीक है ना। और इसके बदले में फिर ये क्या देगा? इसको पैसे देगा, कंसिडरेशन देगा। तो ये क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। ये एक क्या बन रहा है? एग्रीमेंट, जिसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, और ऑफर एक्सेप्टेंस, और बीच में क्या इसकी एक्सेप्टेंस के लिए मिल रहा है? इसको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। तो ये पूरा जो है ये क्या बन रहा है? एक एग्रीमेंट, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया सेट ऑफ प्रोमिस, और उसमें सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया, और उसमें जो कंसिडरेशन जुड़ गया वो क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। और ये सोचो कि क्या ये एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है? तो हाँ बिल्कुल है। ये कहीं से भी कानून में ये रोका नहीं गया है कि पेन खरीदना या बिस्किट खरीदना जो है वो इलीगल है या फिर लॉफुल नहीं है। तो लॉफुल भी है और सारी इसेंशियल्स भी फुल कर रहा है एक एग्रीमेंट की। तो ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यही बोलता है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना। चलो, ये हम लोग ने समझा। अब की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये समझो कि की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मतलब अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है तो उसके क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, या इसेंशियल इंग्रेडिएंट भी हम कह सकते हैं क्या होना चाहिए। तो पहले तो आप जानते हो कि ऑफ़र, बिना ऑफ़र के
कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, तो एक ऑफर होना चाहिए, अ प्रपोजल टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब आप प्रपोजल करते हो, आप किसी को ऑफर देते हो कि भाई तुम ये काम करोगे क्या, या तुम ये काम नहीं करोगे क्या। तो एक प्रपोजल कोई काम करने या ना करने के लिए, और उस प्रपोजल का क्या होना चाहिए भाई, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी करेगी, एग्रीमेंट टू डू ऑफर, ठीक है ना। फिर उसमें कुछ अब कंसिडरेशन, ये बोलेगा हाँ करेंगे तो, पर कितना पैसा दोगे ये भी तो पूछना पड़ेगा। क्विड प्रो क्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन प्रोमिस्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। तो एक पार्टी उसके काम के करने के एवज में, या उसके मना करने के, जो उसने काम मना किया है उसके ना करने के एवज में, जो सामने वाली पार्टी है उसको क्या दिया जाता है भाई, तो कंसिडरेशन दिया जाता है। और ये कंसिडरेशन क्या बना लेता है फिर इन दोनों के बीच में, लीगल रिलेशनशिप। तो मान लो कोई ए पर्सन है, बी पर्सन को कोई चीज़ करने के लिए कह रहा है, तो बी कहता है ठीक है हम कर देंगे, कितना पैसा दोगे, तो ये कंसिडरेशन हो गया, दोनों राजी हो गए, ठीक है, दोनों राजी हो गए। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बना है, एक लीगल रिलेशन बनना ज़रूरी है। तो एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट या की एलिमेंट्स ये भी है कि लीगल रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो दोनों पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी पीछे हटेगा, तो दोनों में से कोई भी पार्टी जो लॉस सफर्ड करी होगी, वो सीधे सीधे कहाँ जा सकती है, तो कोर्ट भाई जा सकती है अपना जो भी डैमेज है रिकवर करने के लिए। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के होना चाहिए, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना किसी कोहर्सन के होना चाहिए। तो अगर सामने वाला एक्सेप्टेंस अपना दे रहा है, तो उसका एक्सेप्टेंस भाई फ्री होना चाहिए। फिर जो छठा एलिमेंट है वो क्या कह रहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए इन द सेंस कि अनलॉफुल कोई चीज़ है जो प्रोहिबिट करी गई है लॉ में, कि उसके लिए आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते, या उसका व्यापार नहीं कर सकते, और आप उसी चीज़ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ऐसा हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इलीगल होगा, लॉफुल नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि एक कानूनी उद्देश्य होना चाहिए। और सातवां है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसका कम्पिटेंट होना भी ज़रूरी है। मतलब संविदा में जो एंटर कर रहा है उसका जो एज है वो 18+ यानी कि मेजॉरिटी अटेन होना चाहिए, और अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, उसका दिमाग भली भांति काम करना चाहिए। और तीसरा जो है वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, वो किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये जो थे 7 आपके की एलिमेंट से कॉन्ट्रैक्ट के, और इसको आप याद करेंगे। देखो भाई, अब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872, ये क्या कहता है, दिस एक्ट इज़ द प्राइमरी लॉ गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। यही इंडिया में एक प्राइमरी लॉ है जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को विद इन इंडिया गवर्न करता है, ये तो आपको याद रहेगा। इट लेज डाउन द इसेंशियल एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये बताता है कि क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने का, जो मैंने साथ पहले बताया है वो, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह सब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसे होती है, रेवोकेशन कैसे होती है, फिर ब्रीच करोगे तो क्या दिक्कत होगी, रेमेडीज़ क्या क्या होती है, ठीक है, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है वो करी गई है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स की अगर ट्रिक देखें हम लोग, इसेंशियल जो एलिमेंट्स थे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो है OACL ठीक है ना, OACL, मतलब कि क्या होना चाहिए इसेंशियल एलिमेंट्स भाई इसका, तो ऑफर होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, OA मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, C फॉर कंसिडरेशन, OACLCFL, ठीक है ना, FLL। तो ऑफ